हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभवेर और आज हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा सेक्शन का ये आखिरी चैप्टर है और हमने सारा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर 3D मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट वो सब कवर कर लिया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फर्दर कैलकुलस का रिवीजन चेकलिस्ट भी चलेगा। तो उससे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एनसीईआरटी को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो 12th वाला पोर्शन है वो तो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी बेस्ड है फॉर जो 12th वाला सेक्शन है उसके लिए, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे ही है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट क्या है कि कोई भी एक्शन या ऑपरेशन, है ना, एक्शन या ऑपरेशन कुछ भी हमने कार्य किया तो उससे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स मिल रहे हैं। जैसे कि पास फेल हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, या फिर हेड टेल हो गया अगर हम कॉइन टॉसिंग की बात करते हैं तो इसे हम एक्सपेरिमेंट के भाषा में कह सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? हमारे जो सारे आउटकम्स पॉसिबल थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि पास हो सकता है या फेल हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो ये सैंपल स्पेस की बात की गई है। इवेंट की बात करें, कोई भी मतलब अगर हमारा ये हमारा सैंपल स्पेस था तो उसी का सबसेट, यानी कि सिर्फ ट्रू को अगर मैं कंसीडर करूँ, या फिर मैं अगर 3 कॉइन्स की टॉसिंग की बात करूँ या 2 कॉइन्स की टॉसिंग की बात करूँ तो एच-एच, एच-टी, टी-एच, टी-टी मेरा सैंपल स्पेस होता है। ऑब्वियसली ये तो आपने 10th क्लास में पढ़े होता है, तो आई होप आपको ये पता होगा। जैसे ये हमारा सैंपल स्पेस होता है तो इसमें दोनों हेड आना एक इवेंट है। ओके? इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड सिंपल इवेंट क्या है? सिंपल इवेंट तब है जब वो सिंगलटन सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। मतलब उसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, वन पॉसिबिलिटी ओनली। सिंगलटन सेट बन रहा है ना, जो सबसेट है सैंपल स्पेस का, यानी कि वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है? तो उसे सिंगलटन सबसेट की तरह कह दिया गया है। सिंपल इवेंट का ये मीनिंग है। इवेंट क्या है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सिंपल इवेंट क्या है? अगर वो सिंगलटन है, जैसा कि हमने बात की। अगर मैं कंपाउंड इवेंट की बात करूं तो कंपाउंड इवेंट इज द जॉइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट्स। मतलब एक सिंपल इवेंट हुआ, जैसे हेड आना इज अ सिंपल इवेंट। ठीक है? और फिर उसके बाद ऐसा ही एक और एक डाइस रोल कर दी और उस पे हमारा नंबर 3 आ गया, तो हेड एंड 3 साथ साथ आना ऑन और डाई, ये जब साथ साथ आए तो ये एक कंपाउंड इवेंट बन गया। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल्ड, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है कि एच के साथ 1 है, एच के साथ 2 है, सो ऑन अप टू एच के साथ 6 है, एंड फिर टेल के साथ वही वाला सो ऑन, वैसे ही ये 6 तक आए। तो उस केस में कंपाउंड इवेंट क्या है? हमारे 2 से ज़्यादा इवेंट आ रहे हैं। जैसा कि हम इसने कहा कि एक तरफ यहाँ पर हेड आ जाए और एक तरफ यहाँ पर कोई नंबर आ जाए, लेट्स से 3, तो ये एक कंपाउंड इवेंट की बात हो रही है। ठीक है? कोई नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब है कि हमारे पास इन दोनों की, वैसे तो सिंपल टर्म्स में बोले तो प्रोबेबिलिटी सेम। The number of events are said to be equally likely if there is no reason for one event to occur in preference to any other event. ठीक है? मतलब जैसे हेड और टेल, जब हमारा डाइस क्रॉस किया तो हेड आना और टेल आना इक्वली लाइकली है। ठीक है? जिससे मतलब इसने कहा कि कोई और इवेंट नहीं हो सकता अगर एक इवेंट हो रहा है, इसका ये कहने का मतलब है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम कॉइन टॉसिंग में ही थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं हर एक के लिए,
सो दैट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए कॉइन टॉसिंग में हम बात करते हैं तो हेड आना, हेड ऑन वन टॉस एंड टेल ऑन वन टॉस। तो हमें पता है, कॉमन सेंस मतलब ये कहती है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करें तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टेकन टुगेदर, यानी कि हेड आना और टेल आना दो ऐसे आउटकम्स हैं। तो एच एंड टी ये हमारा अगर एक सेट में आता है, आइदर हेड और टेल अगर हम कहें तो दे आर कंक्लूडिंग टू एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिस्जॉइंट इवेंट्स अगर वो दोनों साथ ना हो सकें, जैसे कि हेड आने का आउटकम ये आएगा और टेल आने का ये आउटकम आएगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगर हम जनरल बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब अगर कॉइन पे हेड आया तो कॉइन पे टेल नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता है और अगर टेल आया तो हेड नहीं आ सकता। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ये एक डिसजॉइंट इवेंट्स के हिसाब से बोला जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट है कि ए, अगर ए कोई इवेंट है तो नॉट ए या ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, ए बार से डिनोट कर सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कॉइन टॉसिंग में ही एग्जांपल ले रहे हैं तो हेड एंड टेल है, तो ए अगर हेड आ गया तो अगर हेड आना इज माय इवेंट ए तो टेल आना इज ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए। ठीक है, ये सब तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ा सा नया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई दो इवेंट साथ नहीं हो सकते, मतलब डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज द एंटायर आइडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। ये आती है हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंटेन ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। मतलब मैंने जो केस कंसीडर किए एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि अगर एक इवेंट हो रहा होगा, एक कोई चीज हो रही होगी तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे के साथ नहीं आ रहा है। अगर एक इवेंट, ये सारे डिसजॉइंट है अपने में, मतलब अगर ये वाली चीजें हो रही हैं तो बाकी तीन नहीं हो रही होंगी, कोई एक हो रही है तो बाकी तीन नहीं हो रही होंगी, उस तरीके से। और इक्वली लाइकली कंसीडर कर लिया फॉर द टाइम भी। ओके, then the sample space S has n sample points। मतलब अगर हमने n इवेंट्स को कंसीडर किया तो n ऐसे सैंपल पॉइंट्स आएंगे, ऐसे करते करते। ओके, इफ एन इवेंट A consists of m sample points, इसमें m सैंपल पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें हमने कुछ इवेंट, अगर हम कोई इवेंट कंसीडर करें तो हमने ये बात डिस्कस की कि इवेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर मैं इवेंट वालों को शेड कर दूं तो ये हमारे पास ऐसे कुछ सेगमेंट ऐसा आएगा जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये इवेंट का पार्ट है और इसमें एम आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए is the number of possible outcomes, that is m, over total, sorry, number of outcomes in that considering that event, वो m upon total possible outcomes, that is n। तो probability of event is m upon n। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल किसके लिए, फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट, ओके, फॉर इवेंट ए ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। दिस इज द एंटायर आइडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। अच्छा, इसने कहा कि S1 S2 S1 इज S इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इसने n सैंपल पॉइंट्स को कंसीडर किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस इज, मतलब कुछ भी आ जाए इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए n और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी हो गए n, दैट इज 1। So this corresponds to a certain event। तो अगर probability of an event is 1 तो उसका मतलब वो 100% होना ही है, हर बार होगा। तो this is a certain event।
ओके। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है, या इन्होंने कहा है नल इवेंट, तो नल इवेंट भी कह सकते हैं। ओके। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0, 0 टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कांट बी नेगेटिव, वो ऑटोमेटिकली इससे आ जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जो हम अपनी लोअर क्लासेस में जो आप लोगों ने पढ़ी होती है उधर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग हैपनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई, तो फेवरेबल आउटकम्स उसमें 0 हो गए और टोटल आउटकम्स n है, तो इसका 0 है। ठीक है। अच्छा, इसने कहा इफ ए आई इज एलिमेंट ए आई for I belonging from 1 to n, then it is corresponding to a single event। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर हम आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पर हमने अपना जो इवेंट का सबसेट लिया, इवेंट का सबसेट लिया, उसमें हमारे पास सिंगलटन सेट बना। ठीक है, क्योंकि जो हमने सबसेट लिया वो भी एक्चुअल में एक सेट है और वो सिंगलटन है, तो उसमें ये वाली चीज डिनोट करती है कि ये एक सिंगलटन सेट है। और क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट है, तो दिस corresponds to a single sample point, and in that case the probability of event A happening is always 1 upon n, and probability lies between 0 to 1। This is a important thing। ये हमारे probability के कुछ बेसिक फंडे हो जाते हैं। अब आता है एक टॉपिक, odds in favor and odds against। तो odds in favor and odds against, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इंडिया का मैच हुआ पाकिस्तान के साथ। ओके। इंडिया, हम हेड टू हेड देखते हैं। हेड टू हेड अगर हम देखें तो इंडिया लेट से 5 बार जीता है और पाकिस्तान लेट से 2 बार जीता है। ठीक है, तो अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन है मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, पर ऐसे ही लेट्स से फॉर एग्जांपल इतिहास गवाह है। एनीवेज, ठीक है, इंडिया अगर 7 मैच हुए और इंडिया 7 मैच की सीरीज हुई और इंडिया पाकिस्तान के बीच में 7 मैच की सीरीज होती है, जिसमें इंडिया 5 मैच जीतता है और पाकिस्तान 2 मैच जीतता है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ हुम, पहले तो ये सवाल आया। तो इसमें ये वाली बात, इवेंट क्या है हमारा वो डिफाइन करना है, कि हमसे पूछे ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इस कितना, इंडिया कितने मैच जीता ओवर पाकिस्तान कितना मैच जीता, या दैट इज 5/2 या 5:2। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया लूजिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप अपने दिल पे नहीं लेना है कि इंडिया हार रहा है यार, ये फेवर कैसे कह रहा है। ठीक है, देशद्रोह, ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, बेसिकली यार ये क्या है, इंडिया लूज कर रहा है गेम को, तो उसके ऑड्स क्या है, मतलब कोई इवेंट है, कोई इवेंट है, वो कितनी बार हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग हैपनिंग इन अ इवेंट कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। तो हम कहने का कह सकते हैं कि अगर कोई चीज m बार हो रही है, और तो बेसिकली सबसे पहले होम, होम से मेरा मतलब है कि हमें इवेंट सोचना है। इवेंट अपने आप चेंज होगा, इंडिया जीतेगा या इंडिया हारेगा। इंडिया हारेगा तो वो 2:5 है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का हारना पाकिस्तान का जीतना हो जाता है। यहाँ पर इस केस में, क्योंकि आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी ड्रॉज, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया विनिंग, यहाँ पर इंडिया लूजिंग, यहाँ पर पाकिस्तान विनिंग होना था। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान लूजिंग होना था। ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ अ टीम विनिंग इज द नंबर ऑफ विन्स ओवर द नंबर ऑफ डिफीट्स। या हम कह सकते हैं कि हेड टू हेड अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमें लेट से कल को मतलब कोई लोग मतलब प्रोबेबिलिटी पे खेलना चाहते हैं और कुछ लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, पहली बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लगाना है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, जुआरी नहीं बनना है। एनीवेज, मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि अगर प्रोबेबिलिटी का तुम्हें प्रैक्टिकल यूज देखना है, ठीक है, तुम हमेशा जीतो, तो तुम्हें स्टैट्स देखने पड़ते हैं थोड़े बहुत। अगर किसी ने स्कैम 1992 देखा है या बिग बुल के बारे में पढ़ा हो, या किसी ने स्कैम की बुक पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो हमारे एक्टर जी हैं, ठीक है,
तो उन्होंने यही बात को प्रूव किया कि हमें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मूव करना पड़ता है कि किस स्टॉक के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली वो हमारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस या प्रीवियस टाइम एनालिसिस, ठीक है, पास्ट में जो हुआ है उसके हिसाब से ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट का प्रैक्टिकली यूज होता है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग, ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन थ्योरम। ठीक है, थ्योरम वगैरह ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। ये ए है, ये बी है। लेट्स से इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, क्योंकि ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट इज द एंटायर सैंपल स्पेस, तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें, लेट्स से मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से बन गया। तो ये वाली चीज क्या बन गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन गई। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द एंटायर आइडिया। इसके बाद ये कह रहा है कि सिंस प्रोबेबिलिटी इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर इट फॉलोज दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये वाली चीज एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वाली जो चीज है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो इसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया इस वाले पॉइंट से। अब इसने कहा कि फॉर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, if I consider the three events A, B and C, then what I wish to say is that probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus 2 की probabilities, जैसा कि हम करते हैं, प्लस 3 की probabilities A intersection B intersection C। तो basically what I mean to say is कि ये वाली चीज इज समवॉट रिलेटेड टू दिस थिंग। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इवेंट्स अकरिंग इज इक्वल टू summation of all the probabilities occurring one at a time minus of summation of probabilities of two occurring at a time and plus summation of probabilities of three occurring at a time. So this is the entire idea that is happening. Okay, इसको सेट्स में आपने पढ़ा होगा, तो आई होप आपको ये वैसे भी आइडिया हो। इसने कहा कि जनरल फॉर्म, अगर अगर हमारे पास एन सेट्स हैं तो उसमें कैसे कहें, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये A1 A2 A3 A4 अप टू AN, अगर हम एन सेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग, तो जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग, क्योंकि हमारे पास यही इवेंट्स हैं, तो इनमें से कोई भी इवेंट हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें पता है कि एनी इवेंट अकरिंग, ये इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो एनी इवेंट अकरिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, अगर मैं एन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी एन इवेंट्स में से कोई एक इवेंट हो जाए, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज व्हेन टेकन वन एट अ टाइम माइनस probabilities taken 2 at a time प्लस probabilities taken 3 at a time, और ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चलता रहेगा। दिस इज अ गुड रिजल्ट, जिसको आपको ध्यान रख सकते हैं। ऑब्वियसली सेट्स की थ्योरी से ये रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, दिस अभी इन्होंने कहा ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, which is actually equal to 0. Okay, so probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, simply क्योंकि माइनस probability of A intersection B आना था, जो कि ऑटोमेटिकली 0 है। आई थिंक दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब, जैसा कि मैंने खाना खाया और मैंने पढ़ाई की, है ना, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, मैंने खाना खाया इसलिए मैंने पढ़ाई की, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, so if A and B are two independent events,
देन हैपनिंग ऑफ बी विल हैव नो इफेक्ट ऑन ए। मतलब कहने का सिंपल सा मीनिंग है, अगर लेट्स से मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलूँ कि कॉइन अगर मैंने टॉस किया और उसके बाद मैंने एक डाइस रोल कर दिया, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मैंने ये दोनों चीज़ की, तो कॉइन टॉस करना अगर यहाँ पर हेड आए तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा है अगर यहाँ पर हेड आए तो यहाँ पर ही 6 आएगा, ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है। तो इस पे जो भी इवेंट आ रहा है, इस पे क्या है उससे इसका कोई मीनिंग, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर हेड आए या टेल आए, दे आर इक्वी प्रोबेबल इन इंस्टिंक्ट कि यहाँ पर अगर हेड के साथ कोई नंबर आ रहा है तो टेल के साथ भी वही नंबर आ रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन a personal an event occurring in a compound event, probability of an event occurring must not affect the probability of any other event। ठीक है। इसी को हम अगर डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बात करते हैं, लेट्स से हम कार्ड्स में थोड़ा सा घूमते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स की दुनिया में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में कार्ड्स रखे थे, या हम बॉल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 रेड बॉल्स थी और 2 ब्लैक बॉल्स थी। लेट्स से मैंने एक ब्लैक बॉल हटा दी, एक ब्लैक बॉल हटाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब यहाँ पर मैं जब सेकंड बॉल ड्रॉ करूंगा, तो क्या वन ब्लैक बॉल हटाने से इसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट आया होगा? क्योंकि यहाँ पर आउटकम्स भी चेंज हो गए और हमारा फेवरेबल आउटकम अब वो वन ब्लैक रह गया, तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ गया। तो इसीलिए ये एक डिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है, और एल्स यहाँ पर जो कॉइन टॉस और डाई रोल है वो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, इफ दे आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन हैपनिंग ऑफ बी विल हैव नो इफेक्ट ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए would not affect any problem, probability of A would not affect probability of happening of B, happening of, okay, this is the entire idea। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, coin toss and die roll in a same event, okay, in a same event, यानी कि बेसिकली वो कंपाउंड इवेंट टाइप ऑफ थिंग है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी है फाई, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस इज यूज्ड व्हेन इवेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट, एंड इंडिपेंडेंस इज व्हेन इवेंट टेक्स फ्रॉम अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। मतलब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक एक्सपेरिमेंट के लिए है, सिंपल इवेंट्स में भी पाया। सिंपल इवेंट टू बी मोर एग्जैक्ट, अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास दो इवेंट हो रहे हों एक टाइम पर, और यहाँ पर एक इवेंट हो रहा हो, तो यहाँ पर एक तरफ दो इवेंट हो रहे हैं और एक तरफ एक इवेंट हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट दोनों में आ सकता है, पर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ दो मल्टी इवेंट्स में आ सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय और। ठीक है, नॉट नेसेसरी, सिंपल सा मतलब ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी है ना, हम तो मतलब ए एंड बी वाला फाई है, और ए और बी में मतलब थोड़ा सा वो बिना बात के कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं है, तो वैसे आपको बता देते हैं, पी ए स्लैश बी का मीनिंग है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, इवेंट ए हैपनिंग given that B has occurred, given that B has already occurred। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग गिवन दैट बी हैज अकर्ड, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाए, यानी कि बी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अगर बी हो गया फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उस चीज को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर बी गिवन ए लिखा है तो ए के होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, देयर प्रोबेबिलिटीज वो वुड नॉट अफेक्ट बाय द फैक्ट कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे लिख सकते हैं, इस पे हम अभी आएंगे धीरे धीरे।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये ऐसे आता है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं, इस पे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ओके, तो इस पे हम अभी आएंगे, वील कम बैक टू दिस पॉइंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलिए एक बार ऐसे आते हैं, इस पे हम बाद में ही आएंगे, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा कवर करना जरूरी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम बात कर लेते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम सेट थ्योरी से थोड़ा सा हेल्प लेंगे। लेट्स से मेरे पास दो सेट्स हैं, ये सेट है ए और ये सेट है बी। तो ए सेट जो है वो इवेंट ए के को डिनोट कर रहा है और जो बी सेट है वो इवेंट बी को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये दोनों इवेंट्स ऑब्वियसली किसी स्पेस सैंपल स्पेस में हो रहे होंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, यानी कि बी रिलेटिव टू ए भी कह सकते हैं। तो इसकी तो आप लैंग्वेज समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, गिवन ए हैज अकर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हो चुका है, ए हो चुका है, ए हो चुका है। अब उसमें बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए हो चुका है, तो हमारा ये एक तरह से जो सैंपल स्पेस है ना, जो हमारा सैंपल स्पेस है वो अब रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस्ड टू ए। कहने का मतलब देखो, ध्यान से समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, ऑटोमेटिकली ये इंप्लाई कर रहा है कि ए तो हो चुका है। तो ए हो चुका है तो वो किस विसिनिटी में, इस विसिनिटी में। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखना है कि बी कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर ए हो चुका है, अगर हम इस वाले किसी एरिया में आएंगे तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि इन एरियाज में ए तो हुआ ही नहीं है, और अगर ए हुआ ही नहीं है तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ वाले का पार्ट की कंसीडर नहीं होगी। पर इन एरियाज में दोनों ए और बी हुए हैं, तो ये वाला एरिया जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, यानी कि ये फेवरेबल है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इज फेवरेबल रीजन over total sample space which was actually the reduced sample space, that is A। ठीक है, so this is probability of A। तो number of elements in A लिख लो या probability of A, और इसको number of elements in, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं number of elements in A intersection B over number of elements in A, या इसे हम number of elements in sample space से divide कर दें तो ये आ जाता है probability of A intersection B by probability of A। this is to be understood। ये काफी simple, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू शुरू में, इनिशियल स्टेजेस में। आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, ए हो चुका है मतलब ए इज डन, ए हो चुका है, तो ए को हम अब रिड्यूस कर सकते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर आपको कभी फॉर्मूला से अप्रोच करने में दिक्कत आ रही हो, है ना, मैं तो कभी नहीं फॉर्मूला से यूज करता, यू मस्ट रिड्यूस द सैंपल स्पेस सच दैट कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ए तो हो चुका है, अब हमें बी की प्रोबेबिलिटी देखनी है। अगर ए हो चुका होता तो हमारा सैंपल स्पेस इतना रह गया, अब इसमें बी कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर तो वो वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया की तरह बिहेव करेगा। तो दिस वाज द एंटायर आइडिया, दिस इज द शेडेड यहाँ पर अब रेड शेडेड जो है वो फेवरेबल बन चुका है। ओके, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इसी से समझते हैं ना, यहाँ पर अगर हम इसी को समझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना हो तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैपनिंग। इसी को अगर हम इधर ले जाएं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं इस रिजल्ट में, सॉरी, इस रिजल्ट में हम जनरलाइज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A into probability of B given A has occurred, या probability of B into probability of A given B has occurred। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि probability of A intersection B कैसे बना, इसको ऐसे समझो, A intersection B की फॉर्मेशन ऐसे हुई कि पहले कोई हमने एक सेट में मान लिया कि हमारा एक सेट आ गया, और उसके बाद दूसरा सेट हमें देखना है जब मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया था पहले सेट पे। बस सिंपल है,
इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो अच्छा तो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो हमने बात करी कि पी बी इंटरसेक्ट बी गिवन ए का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए वो पी ऑफ बी ही रह जाता है और वो पी ऑफ ए ही रह जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसी चीज को इंडिकेट कर देता है। तो हमने ये वाली यहाँ पर कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए with respect to a या probability of b multiplied by the conditional probability of a with respect to b, यानी कि probability of b into probability of a given b has occurred या probability of a into probability of b given a has occurred। तो आप दोनों सेंस में इसे समझ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अच्छा, अब इसने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ द एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज हैपनिंग। तो वन ऑफ द एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज हैपनिंग, तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास दी हैं, तो वन माइनस नन हैपनिंग कर लें इसे। तो वन माइनस नन हैपनिंग, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होंगी, तो वन माइनस नन हैपनिंग से अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, अच्छा ये बाइजेक्शन रूल होता है, पहले ही बता देते हैं, तो इसे हम बाइजेक्शन रूल से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि वन माइनस नन हैपनिंग कर लो, और नन हैपनिंग है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट हैपनिंग इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हैपनिंग एंड वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हैपनिंग एंड सो ऑन, क्योंकि गिवन वाला कंडीशन ऐसे आ जाता है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज हैपनिंग इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हैपनिंग। दिस इज द एंटायर आइडिया। ओके, नेक्स्ट आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम या इनवर्स प्रोबेबिलिटी, उससे पहले हम थोड़ा बहुत टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर मेरे पास कोई इवेंट है ए, ठीक है, ये वैसे हमारे ये वाला ये वाला है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही लॉजिकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लग जाए। देखो, मेरे पास अगर ए इवेंट है तो वो तीन तरीके से हो सकता है, दैट इज पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री। तो हर एक पाथ को चूज करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। जैसा कि आई कैन अज्यूम, लेट्स अज्यूम कि मुझे कहीं जाना है, लेट्स से मुझे किसी इंस्टीट्यूट जाना है या मुझे अपने कॉलेज जाना है, तो व्हाट आई कैन से इज कि मैं या तो वहां पर कार से जाऊंगा या बस से जाऊंगा या मैं ऑटो रिक्शा करूंगा या मैं टैक्सी करूंगा, लेट्स से टैक्सी करेंगे। ठीक है, तो तीन तरीके हैं। अब मुझे पता है कि कार से जाने में थोड़ा सा तेल ज्यादा खर्च होगा, बस से जाना ज्यादा इकोनॉमिकल है ना, पर कार से जाना कंफर्टेबल है, और टैक्सी में तो कुछ भी नहीं है ना। टैक्सी टैक्सी में तो बस ऐसे पैसा फूकने वाला काम है। तो ऐसा करते हैं, हम कहेंगे कि टैक्सी से जाना सबसे ज्यादा महंगा है, तो हम टैक्सी से नहीं जाएंगे, तो लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक है, या इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी है P3, है ना। कार से जाना तो उसका P1 है और इसका P2 है, वो आप अपने आप डिसाइड करो आपको कौन सा फेवरेबल रहता है। ठीक है, तो ये हमने कार कंसीडर कर लिया कि कार से जा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है P1, बस से जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है P2, और टैक्सी से जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है P3। तो अब हमें कहा कि हम उस जगह पर पहुंचे, है ना। अगर उसने कहा कि हम उस जगह पर पहुंचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या होगा, तो वो होगा कि हम प्रोबेबिलिटी की कार से गए प्लस प्रोबेबिलिटी की बस से गए प्लस प्रोबेबिलिटी की टैक्सी से गए, और उसका इंडिविजुअली कि यहाँ पर हमारा बसेस कितनी अवेलेबल थी, कार कितनी कौन सी थी और टैक्सी कितनी अवेलेबल थी, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार में वो इंडिविजुअली बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ कार गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ कार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग गिवन दैट वी यूज अ कार, है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब लेट्स से 5 कार्स हैं, कोई मतलब हम किसी मतलब गैरेज में गए और उधर हमारे पास 5 कार्स अवेलेबल थी। हम बसेस तो बहुत सारी होती हैं, लेट्स से 7 बसेस थी और 3 टैक्सीज थी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए कार ओवर दीज यानी कि ये 5/15 बन जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है? तो अगर इसमें इसको जनरलाइज़ करने के लिए अगर ये N1, N2, N3 कर लें, तो ये N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू द इंस्टीट्यूट फ्रॉम कार दैट इज़ P1, ऑटोमैटिकली ये हमारे पास एक आ गया, फिर ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। तो ये तो था हमारा, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो ये हम इसे टोटल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि हम कहीं किसी टास्क को करने के लिए हमें टोटली कितने पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, बट अगर मुझे कहा कि गिवन दैट आई चूज अ कार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर लेट से मैं A1 के लिए बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट आई रीच एन इंस्टीट्यूट, what is the probability that I went to the institute by car? So that is equal to P of A1 into P of A given A1, यानी कि probability of choosing a car that is N1 upon N1 plus N2 plus N3 into probability of getting to the institute through car that was P1. So this is my numerator, that is the favorable outcome. ठीक है, favorable outcome है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का खेल है कि हमारी पास फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या थी और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो दिस इज फेवरेबल आउटकम और ये मेरे पास टोटल आउटकम, दिस इज द आइडिया। ठीक है, जब हम इसका जल्द से जल्द, जब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी पे, तब ये वाली चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको ये रफ सा आइडिया लग गया होगा कि ये किस टाइप के इवेंट, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन कि यहाँ पर आउटकम्स must be independent events, the events must be event must be independent, मतलब जिन नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना, बेसिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स। दैट इज द एंटायर आइडिया, दैट इज द एंटायर सिनेरियो। ठीक है, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कैसे इसको हम लिखेंगे, ये एक कंडीशन थी जो मुझे इसमें ऐड करनी थी सबसे पहला। दूसरी बात कि अगर ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो इसमें हमारे पास ओनली 2 आउटकम्स। बायनोमियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 आउटकम होंगे जिसमें से हम एक इसे पास या फेल कह सकते हैं, या इसे हम सक्सेस P और Q से डिनोट करते हैं, वेयर इट इज सक्सेस एंड दिस इज फेलियर। ठीक है, so these are the events, so these are known as success and failure, and probability of success is P, probability of failure is Q, and note that P plus Q is 1। मतलब बेसिकली या तो बंदा पास होगा या फेल होगा, कोई ऐसा थोड़ा है जो इंटरमीडिएट सा होता है। ठीक है, तो बस वही है, इसीलिए इसमें हमारे पास ये पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है, तो ये 1 आ जाता है। सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, पहली बात। अब देखो, इफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिपीटेड n टाइम्स, तो P प्लस क्यू रेज टू द पावर n है हमारे पास। जब n बार हो रहा है तो वो NC0 Q की पावर n प्लस NC1 P Q की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे लास्ट में NCn P रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि P प्लस क्यू तो 1 था। तो मतलब हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, बेसिकली ये कहने का मतलब है कि कितनी बार मेरे पास मैं क्यू से, मतलब कितने में हर बार फेल ही होता गया, क्या एक बार पास हुआ और फिर बाकी बार फेल हुआ। और वो पास किस, मतलब अगर मैं लेट से मैंने n एग्जामिनेशंस दिए, ठीक है, एग्जामिनेशन 1, एग्जामिनेशन 2, एग्जामिनेशन 3 एंड सो ऑन एग्जामिनेशन n, उसमें मैंने हर एक में मैं फेल हो गया तो वो तो एक ही वे में होगा। अच्छा, मैं एक में पास हुआ तो किस में पास हुआ, तो n में से कोई एक चूज किया कि किस एग्जाम में पास हुआ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कि उसमें पास हुआ और बाकियों में फेल हो गया। और यही सिलसिला चलता गया, 2 के लिए मैंने चेक किया, 3 के लिए चेक किया और ऐसे करता गया तो ये आ गया। तो आर सक्सेसेस इन ट्रायल्स अगर मैं बात करूं तो आर बार में पास हुआ और एन ट्रायल में आर बार में पास हुआ, तो NCR कितनी, कौन से वाले आर में पास हुआ, मतलब आर एग्जामिनेशंस कौन कौन से थे। लेट से अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 एग्जामिनेशंस की बात करूं, लेट से मैं किन्हीं 2 में पास हुआ, तो मैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हुआऊंगा
या केमिस्ट्री मैथ में होगा या मैथ फिजिक्स में होगा। बेसिकली इस चीज को लिखने का वे होता है 3C2, तीन में से हमने कोई दो एग्जामिनेशन चूज की जिसमें पास हुआ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग लेट्स से हाफ थी, या मेरा मतलब कह सकते हैं कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग है तो 1/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। तो ये आ जाएगा 3C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। कितने एग्जाम में पास हुआ? 2 में पास हुआ, और अच्छा 2 मैंने चूज की, 2 में पास हो गया और 1 में फेल हो गया। ठीक है, और बाकी जो 1 था उसमें मैं फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं वैसे किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, पर स्टिल ठीक है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, मतलब कोई पर्सन एक्स है, वो 2 एग्जाम में पास हुआ, तो वो 2 एग्जाम उसकी मतलब पासिंग की इनटू रेज़ टू पावर 2 इनटू फेलियर किस एग्जाम में हुआ। और ये 3C2 यानी कि जो बायनोमियल कोफिशिएंट काइंड ऑफ थिंग है, वो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि कौन से एग्जाम में, तो हमने एग्जाम चूज किए, तो वो ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक रूल आ जाता है। अच्छा, तो एग्जैक्टली आर सक्सेसेस के लिए बात होगी कि एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, जिसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया। अगर आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स की बात करें तो आर सक्सेसेस मिली, लेकिन एन ट्रायल्स में मिली। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर किया जा सकता है, होप। ठीक है, ये एक बार। अच्छा, आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, मेरे पास एन ट्रायल्स हुए जिनमें से मुझे आर में सक्सेस मिली, कम से कम आर में मिली, कम से कम आर में मिली। तो हमने कहा कि सॉरी, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स आर, एट मोस्ट एट मैक्स आर में मिली। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये इस तरीके से लिखा है, अगर सक्सेस आर में मिली होती, अगर सक्सेस एक में मिली होती तो NC1 P इंटू क्यू की पावर n माइनस वन, अगर 2 में मिली होती तो बेसिकली ये एक प्रोग्रेशन बन रहा है, या एक सीक्वेंस बन रहा है, तो जिसमें NC लैम्डा P की पावर लैम्डा क्यू की पावर n माइनस लैम्डा, जिसमें लैम्डा 0 से लेकर के n तक r तक कंसीडर हो रहा है, क्योंकि मेरी एट मोस्ट एट मैक्सिमम आर सक्सेसेस हुई, तो 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई से लेकर के आर हुई, वो सारे इसने कंसीडर कर लिए। और कम से कम आर हुई, तो यहाँ पर आर से शुरू कर देना कि कम से कम आर हुई और उससे लेकर के एन तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसके दोनों रिजल्ट हैं। ऐसे रिजल्ट नहीं है, सिंपली लॉजिक से लिखा जा सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन होता है एनपी, मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर का रूट, या ये सिग्मा स्क्वायर होता है ना, तो ये रूट एनपीक्यू होता है। ये आप याद रख सकते हैं, दिस कैन बी रिमेम्बर्ड, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके। अच्छा, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ टॉसिंग एन कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो आपने एन कॉइन्स टॉस किए, आपके पास हर एक के पास आउटकम था हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं? पहले पे हेड आएगा टेल आएगा 2 केस, नेक्स्ट पे हेड आएगा टेल आएगा 2 केस, ऐसे करते करते आप n बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर n आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डाइस की बात करूं तो आपने 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो हर हर एक जब हम हर एक बार वो ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास हर बार 6 आउटकम्स में से कोई एक आएगा। तो फर्स्ट में 6 वेज आ सकती हैं, सेकंड में 6 वेज आ सकती हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही तो लिखा है, तो इसको हम 6 की पावर n से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज डन। ये आपको समझ आ गया होगा। प्लेइंग कार्ड्स का फंडा ऑब्वियस सी बात है, ये पता ही होता है, आजकल तो सभी को पता होता है ना। तो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इसमें रेड में दो सूट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक तो हार्ट और एक डायमंड, और ब्लैक में होता है डायमंड, और ब्लैक में होता है एक वो पेड हुकुम जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और एक चिड़ी यानी कि क्लब्स। ठीक है, स्पेड एंड क्लब। ओके, और ये वाला डायमंड, सॉरी ये मैं हेक्सागन बना रहा हूँ, डायमंड ऐसा वाला होता है, और हार्ट वाला ऐसा होता है, दिल दिल का दरिया टाइप्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 होते हैं, 26 हैं, इनको भी इक्वली डिवाइड करना होता है, तो ये 13 एंड ये भी 13 ईच में डिवाइड होते हैं। कोर्ट कार्ड्स होते हैं जिन पे कोर्ट कार्ड्स या फेस कार्ड्स बोल सकते हैं इसे। ठीक है, मतलब
फैंसी नेम कोड कार्ड होता है, पर फेस कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है। और ऑनर कार्ड जिसमें हमने एस को भी ऐड कर दिया, तो इन्हें ऑनर कार्ड कहते हैं। तो ये एक बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, जो मतलब सदियों पहले जब जो लोग ताश खेलना शुरू किए थे, उन्होंने शायद बनाई होगी। तो हमने उसको जिस पे हमने अमल किया और गेम्स बनाई हुई हैं अपनी, बहुत सारी गेम्स बनी होती हैं ताश पे, स्वीप, रम्मी जो भी है, ठीक है? तो उसमें वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह वो हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी में ये वाला सेक्शन था प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक है? बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से नंबर कितने हर एक-एक कार्ड यहाँ पर हर एक होगा, 1 से लेकर के 13 तक लेबल होगा, जिसमें 10 तक तो नॉर्मली होगा, फिर जे, क्यू, के होता है, ठीक है? और ये 1 की जगह भी इक्का होता है जिसे एस कहते हैं, तो ए 1, 2, 3 से लेकर के 10 और जे, क्यू, के एज़ सच ये हमारे पास टोटल कार्ड्स हर एक सेट में 13 मिला के 52 बन जाते हैं। ओके? नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एन लेटर्स एंड देयर एनवेलप्स। मतलब मेरे पास कंडीशन है कि एन लेटर्स हैं और एन एनवेलप्स और एन एनवेलप्स हैं। अब उन्हें मुझे सही गलत करके देखना है कि कितनी बार कोई चीज़ सही हो रही है, कितनी बार कोई चीज़ गलत हो रही है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट केस को देखते हैं कि सारे सही हो। ठीक है, ऑल द सबसे पहला केस है कि ऑल लेटर्स इन राइट एनवेलप्स, मतलब सारे सही जगह जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ये लेटर ए है, ये लेटर बी है और ये लेटर सी है एंड सो ऑन, बहुत सारे लेटर हैं और ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स एनवेलप 1 है, एनवेलप 2 है, एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। अगर ए को इसमें ही जाना है, बी को इसमें जाना है, सी को इसमें जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ ठीक करना मतलब सारा कुछ सही हुआ, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ तो उसमें फेवरेबल इवेंट एक ही हो कि ए E1 में जाएगा, साथ ही बी E2 में जाएगा और साथ ही सी E3 में जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल कितना था कि 1 अपॉन टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं कि हर एक के पास, अच्छा पहला क्या है, अगर मेरे पास n स्लॉट्स हैं, लेट्स से n स्लॉट्स हैं, ठीक है, और n एनवेलप्स कह लो, और उसमें मैंने कोई एक लेटर रखना है, तो पहले लेटर को रखने के मेरे पास n वेज हैं और फिर उसके बाद एक प्लेस फिल हो गया तो नेक्स्ट लेटर को रखने के n-1 वेज होंगे एंड सो ऑन। क्योंकि n ही स्लॉट्स हैं और n लेटर्स को रखना है तो ये लास्ट में 1 तक जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये n फैक्टोरियल टोटल स्लॉट्स होंगे, सॉरी टोटल वेज होंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल लेटर्स इन राइट एनवेलप इज 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा पहला था कि 1 अपॉन n फैक्टोरियल। नेक्स्ट, नॉट इन राइट एनवेलप 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इन राइट एनवेलप, क्योंकि ऑल लेटर्स है ना, कोई एक भी इधर उधर हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लेटर इन राइट एनवेलप, तो इसको थर्ड वाले केस को कंसीडर करते हैं कि नो लेटर इन राइट एनवेलप। तो अब काम आएगा जो मैंने आपको बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, दैट इज डी अरेंजमेंट। मतलब सब कुछ गलत करने की तरीका क्या होता है, तो वो होगा n फैक्टोरियल, है ना। n एनवेलप्स में अगर हमें तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे फेवरेबल केस हैं क्योंकि मुझे सब कुछ गलत करना है। ओवर टोटल पॉसिबल केसेस तो n फैक्टोरियल ही है, ठीक है, तो इसमें से ये आ जाएगा। तो उसमें नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स, जिसमें हम सारी चीजें गलत करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर लेटर्स टू बी इन राइट एनवेलप, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट इज आर लेटर्स आर इन राइट एनवेलप। लेट्स से एन लेटर्स थे तो उसमें आर लेटर्स को तो सही रखना है और बाकी एन माइनस आर को गलत रखना है। तो ऐसा करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं एन में से कुछ आर लेटर्स को चूज करूंगा जिन्हें मुझे सही रखना है, तो उसको चूज करने का तरीका एनसीआर, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि इनको राइट वे में रखना है, आर को मुझे सही सही से रखना है, तो सही से रखने का एक तरीका, और बाकी को मुझे गलत करना है। तो मतलब बेसिकली ये एन माइनस आर लेटर्स हैं, इनकी मुझे डी अरेंजमेंट करनी है। और डी अरेंजमेंट करना तो मुझे पता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यहाँ पर प्लस -1 रेज टू द पावर n माइनस आर बाय n माइनस आर का
फैक्टोरियल, ये रीअरेंजमेंट लिखना आता है मुझे। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूं, अच्छा अपॉन एन फैक्टोरियल होगा, ये तो फेवरेबल केस हुए ना मेरे, अपॉन एन फैक्टोरियल करके ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। टोटल केसेस एन फैक्टोरियल है तो ये इस तरीके से लिखा। तो एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर से एन माइनस आर कैंसिल। What I'm left is with is 1 by r factorial is equal to 1 by 0 factorial minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial and so on as such process चलता जाएगा। So this is the, तो basically कुछ नहीं करना है ना, ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं ना, ये आपको प्रूव करना, ये डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड भी लग सकता है कुछ लोगों को, पर ये बहुत ही सिंपल है। प्रोसेस समझो कि आर लेटर्स को राइट रखना है तो आर लेटर्स पहले चूज करने पड़ेंगे, फिर उन्हें सही रखने का एक ही तरीका है, ठीक है, और उसके बाद हम बाकियों को गलत रखने का एन माइनस आर का डी अरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना यार, लाइक प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।